नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे जो आपके करियर और कोर्स के साथ अभूतपूर्व, अद्वितीय एवं अविस्मरणीय योगदान देता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अभी तक जब से मानव का विकास हुआ है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव के बीच उपस्थित होकर एक दूसरे से मिलकर बृहद स्तर पर क्रियान्वयन किया गया है, जिसका प्रभाव प्राचीन काल से आधुनिक समय में सही, सटीक एवं सामंजस्यता के साथ उपयोग हो रहे हैं। इस विषय की मूल संकल्पना तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी शुरुआत 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने के श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से सामने आया और विश्व के मैक्सिमम देशों में अपने विभिन्न रूपों में क्रियान्वित होकर आम जनता से रूबरू होने लगा। इससे मुख्य योगदान फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति ने इस विषय को बहुत ज्यादा संवर्धित, परिमार्जित एवं विकास किया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल से ही इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित होता रहा है। वैदिक काल में इसे सभा, समिति और विदत के नाम से प्रचलित था। उसके बाद महाजनपदों में विभाजित होकर राजतंत्र एवं सामंती प्रथा में परिवर्तित हो गया। इस्लाम की उत्पत्ति एवं प्रचार प्रसार में भारत उसके आगोश में आया और एक नए धर्म के साथ अपने आप को परिस्थितियां एवं राजनैतिक व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से संचालित हुआ, जिससे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का योगदान था। और इसी क्रम के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मुगलों का आगमन हुआ और इस मुगल के आ जाने से एवं भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, जो अपने शासन, प्रशासन एवं राजनैतिक तंत्र स्थापित किए। और यहीं से इसी काल में यानी मुगल काल में ही यूरोपियन पुनर्जागरण हुआ था और यूरोपियन पुनर्जागरण के कारण यूरोप में एक ऐसा रिनेशा आया था जिसकी वजह से यूरोप के मैक्सिमम देश विश्व खोज में निकल चुके थे। यूरोप के देशों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को खोजा गया एवं उपनिवेश बनाया गया। इस औपनिवेशिक काल में भारत में एक राजनैतिक तंत्र स्थापित हुआ, जो पहले धर्म एवं संस्कृति के द्वारा क्रियान्वित तो होता था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा एक नई व्यवस्था दी गई, राजनैतिक तंत्र यानी पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे नियम, कानून, शासन, प्रशासन की रूपरेखा तैयार कर उसे लिपिबद्ध किया गया, जिसे आज हम संविधान के नाम से जानते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक ऐसा विषय है जो सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद दोनों ही भूमिकाओं में समान रूप से हुआ है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रूपों में लागू होता है, जिसे यूपीएससी प्री और मेंस दोनों में इसकी उपयोगिता बराबर रही है, जिसे यूपीएससी के मेंस के पेपर सेकंड में हम पढ़ते हैं। आइए अब इसी क्रमागत चर्चा करते हुए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं और सिलेक्शन में इसका क्या योगदान है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सभी को तभी फायदा होगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर सेकंड जनरल स्टडीज, और यह पेपर सेकंड जनरल स्टडीज जिसको हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस पेपर सेकंड में हम क्या करते हैं कि इसको हम 5 पार्टों में डिवाइड करते हैं। यह सिलेबस जब आप देखेंगे तो इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद गवर्नेंस, गवर्नेंस के बाद सोशल जस्टिस और उसके बाद इंटर्नशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये 5 पार्टों से मिलकर पेपर सेकंड बना है। और आपको ध्यान दे बता दूं कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से, इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और गवर्नेंस से यह पेपर सेकंड जो होता है 250 मार्क्स का होता है, जिसमें लगभग 175 मार्क्स जो होता है इन तीनों से ही कवर करता है। और 75 मार्क्स में अगर देखें तो लगभग आपका 50 और 25 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, यानी 50 मार्क्स का सोशल जस्टिस हो जाता है और 25 मार्क्स का आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। अब आपको इसी सीक्वेंस में सही रूप से इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस की हम चर्चा करेंगे। इसके साथ हम सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हम परिभाषित भी करेंगे। इसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी में एक्चुअली क्या होती है कि इंडियन पॉलिटी कैसे होता है। इंडियन पॉलिटी के अलावा अदर देश के भी अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं और उस पॉलिटी को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया गया है। तो कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया फॉलोज द ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम, दैट इज डबल गवर्नमेंट, फेडरल इन नेचर, that consist of the central authority at the central and state at the periphery। भारत की राजनीतिक, अब ध्यान देनी कि यहां सेंट्रल अथॉरिटी की बात करता है, सेंटर और स्टेट पेरिफेरी की बात करता है, और सबसे अच्छी बात है कि यहां एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करता है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम, फेडरल नेचर की भी बात करता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तो भारत की राजनीति देश के संविधान के दायरे में काम करती है। अभी मैंने कहा था कि कहा भी जाता है कि एक नियम कानून का रूपरेखा तैयार किया गया और उसको लिपिबद्ध किया गया और उसी को हम लोग भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। तो किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है देश के संवैधानिक दायरे में आती है और दायरे में ही काम करती है। भारत दोहरी राजनीतिक प्रणाली का अनुसरण करता है। दोहरी प्रणाली सिस्टम का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। वैसे हम आगे के क्लास में चर्चा करेंगे, आगे के वीडियोस में हम बताएंगे कि फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेन डिफरेंसेस क्या है और उसके अलग हम लोग बृहद चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि दोहरी राजनीतिक प्रणाली का अनुसरण करता है, यानी दोहरी सरकार जो होता है जिसको हम संघीय कहते हैं, और जो केंद्र और राज्यों के परिधि में क्या होता है, केंद्र मेजर रोल प्ले करता है। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग बेसिकली उस देश के सिस्टम के विषय में पढ़ते हैं जो किसी के द्वारा रेगुलाइज होता है, किसी के द्वारा मतलब भारत के संविधान। उसी तरीके से अगर फ्रांस होगा तो फ्रांस के संविधान, कनाडा होगा कनाडा के संविधान, जर्मनी होगा जर्मनी के संविधान, और यूएसए होगा यूएसए के संविधान, जापान होगा जापान के संविधान, साउथ अफ्रीका होगा साउथ अफ्रीका के संविधान के अनुसार वहां की सिस्टम होगी। इसी के साथ हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान, इसको हम लोग अगर कहें तो ये भारतीय संविधान। अब एक्चुअल में संविधान होता क्या है और संविधान कहते किसको है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय संविधान, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। द डॉक्यूमेंट्स लेज डाउन द फ्रेमवर्क demarcating fundamental political code, structure, procedure, power and duties of government institutions and set out fundamental right, directive principles and the duty of the citizens। कहने का मतलब होता है कि भारत का संविधान जो होता है, भारत का, देखिए इसमें किन किन बातों की चर्चा किया गया है कि यह एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ किसको कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जो फ्रेमवर्क क्या करता है, फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है, प्रोसीजर्स की बात करता है, पावर्स की बात करता है, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, और सेट आउट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, क्योंकि एक सिटीजन के लिए बहुत जरूरी है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो स्टेट पे लागू होता है, और ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, और भारत में जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है।
तो इसमें क्या कहा गया कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, यानी संविधान ही सर्वे सर्वा है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। दस्तावेज मूलभूत, ये जो दस्तावेज है, संविधान एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जो कि राजनैतिक कोड, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों, सरकारी संस्थाओं के कर्तव्यों का सीमांकन करता है। सीमांकन करने का मतलब यह होता है कि उनको किस हद तक काम करना है, कहां तक काम करना है और किस फ्रेमवर्क में काम करना है। और इसके साथ मौलिक अधिकार, जो एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी होता है, नीति निदेशक तत्व, जिसको हम निदेशक से सिद्धांतों एवं नागरिकों के कर्तव्यों की बात करते हैं। ध्यान देना, इसमें हम दोनों की बात करेंगे, एक तरफ राज्य की बात करते हैं और एक तरफ नागरिक की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ राज्य होता है और एक तरफ नागरिक होता है। राज्य के द्वारा नियम और कानून, इम्प्लीमेंटेशन के नियम और कानून बनाए जाते हैं और शासन और प्रशासन जो होता है उस नियम कानून को पॉजिटिवली समाज में क्या करता है, इम्प्लीमेंट कराता है। उसके बाद गवर्नेंस, तो ध्यान देना, गवर्नेंस जो है एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया, गवर्नेंस इज द प्रोसेस वेयर बाई एलिमेंट इन द सोसाइटी वाइल्ड पावर एंड अथॉरिटी, यहां ध्यान देना, वाइल्ड पावर एंड अथॉरिटी सोसाइटी इन्फ्लुएंस एंड इनेक्ट पॉलिसी डिसीजन कंसर्निंग पब्लिक लाइफ, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, यानी इतनी चीजों को गवर्नेंस जो होता है, शासन एक क्या है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जिसके द्वारा समाज में शक्ति और अधिकार को प्रभावित करते हैं। कहा भी जाता है कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब यही होता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल। ये कहा जाता है कि जो भी काम होगा समाज के लिए होगा, जनता के लिए, और सार्वजनिक जीवन, सामाजिक और सामाजिक विकास में संबंधित नीतियों, निर्णयों को प्रभावित और लागू करता है। तो गवर्नेंस एक प्रक्रिया है जो नियम और कानून है आम जनता तक कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में जो नीचे तबके के लोग हैं उनको कैसे उनकी परिस्थिति स्टेटस को बढ़ाया जाए, चाहे राजनीतिक सहायता देकर, पॉलिटिकली हेल्प देकर, उसके बाद सामाजिक सोशल उनको, या जिस तरीके से हेल्प हो सकता है। गवर्नमेंट का यह कर्तव्य होता है कि उन जो अल्पसंख्यक हैं या नीचे तबके के लोग हैं उनको एक सही सटीक क्या हो गया, दिशा निर्देशित करे। तो गवर्नेंस एक मीडियम होता है, यानी एक प्रक्रिया होता है जो आम जनता और प्रशासन और शासन के बीच में क्रियान्वयन होता है, और उसी क्रियान्वयन के फलस्वरूप भारत में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जितने भी स्कीम्स होते हैं, वो जनता के लिए बनते हैं, आम जनता के लिए बनता है, और उसको किस तरीके से रेगुलाइज किया जाए वही गवर्नेंस का पार्ट है। तो ध्यान देना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मेन फोकस जो होता है, गवर्नेंस की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और ये गवर्नेंस की जानकारी कैसी होगी, जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानेंगे, नियम, और क्योंकि हमारा सुप्रीम लॉ है, आपने इसमें देखा होगा कि सुप्रीम लॉ है, और सुप्रीम लॉ में आपने क्या देखा कि उसमें यह बताया गया है कि संविधान एक सुप्रीम लॉ का एक डॉक्यूमेंट्स है, और उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, गवर्नेंस की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, जनता का सर्वांगीण एवं समावेशी विकास होगा, और यह समावेशी विकास किस तरफ ले जाएगा, गुड गवर्नेंस के तरफ। और ये गुड गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान देना, गुड गवर्नेंस क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस को हम लोग कहते हैं सुशासन। और सुशासन क्या होता है, तो ये कहा भी जाता है कि शासन, इसमें ध्यान देना, गवर्नेंस इज द प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, द प्रोसेस बाय विच डिसीजन एंड इंप्लीमेंटेड, यानी शासन निर्णय लेने की प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं, इंप्लीमेंटेड, ये गवर्नमेंट का काम होता है, और प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो शासन निर्णय लेने की प्रक्रिया है,
और वह प्रक्रिया जिनके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं। एक होता है कि निर्णय यानी लॉ, एंड जो चीजें होती है लॉ फॉर्मेशन करते हैं और उस लॉ को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करने का काम जो होता है वो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होता है। और वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है गवर्नेंस के माध्यम से, वो भी गुड गवर्नेंस के माध्यम से क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। दूसरा क्या है, गवर्नेंस कैन बी यूज सेवरल कंटेस्ट एज द कारपोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस। शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है, जैसा कि कारपोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन होता है। अब नेशनल गवर्नेंस की बात करते हैं, लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, क्योंकि आगे आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि गवर्नेंस को किस माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नेंस की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम किस तरीके से गवर्निंग करेंगे और किस तरीके से बात करेंगे। इसी सीक्वेंस में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस को 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम की एक रिपोर्ट आया था और विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को परिभाषा तय किया था। इसने क्या किया था कि इसने सुशासन को विकास के लिए किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधन, ये कहा गया है कि इट डिफाइंड गुड गवर्नेंस एज द मैनर ऑफ हिज पावर, ये जो मैनेजमेंट ऑफ कंट्री एंड इकोनॉमी, मेन है इकोनॉमी एंड सोशल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब होता है कि किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया कि मान लो जो रिसोर्स है उस रिसोर्स को वेलफेयर के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हम लोग गवर्नेंस डे मनाते हैं। और आपको पता भी होगा कि गुड गवर्नेंस जो होता है 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसके 8 पार्ट कौन कौन से हैं? सुशासन के 8 प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे पार्टिसिपेटरी, और ये उसमें होती है भागीदारी, उसके बाद कंसिस्टेंस ओरिएंटेड, जिसको हम सर्वसम्मति उन्मुख कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, और रिस्पॉन्सिव उत्तरदायी, इफेक्टिव प्रभावी, इफिशिएंट कुशल, और इक्विटेबल समान, और इंक्लूसिव समावेशी, एंड रूल ऑफ लॉ, और कानून के शासन का पालन करना। गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को एज ए सिविल सर्वेंट फुल्ली, अगर इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर गवर्नेंस में अगर पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो किसी भी तरीके से करप्शन नहीं होगा। इट एश्योर क्या करने की बात कर रहा है, ये करप्शन को मिनिमाइज करने की बात करता है और यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जाता है और द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज टेकन इनटू अकाउंट एंड दैट वॉइस ऑफ मोस्ट वनरेबल सोसाइटी एंड हर्ड इन द डिसीजन मेकिंग। अल्पसंख्यकों के विचार को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमजोर वर्ग या कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाती है। अर्थात का मतलब यह होता है कि समाज में सबका स्टेटस इक्वलाइज करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था का हमें बनाना है, यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें सभी का समान रूप से विकास हो, संवर्धन हो, और क्या कहा जाता है कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। और यही कहा था, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड सोसाइटी, यह समाज की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए क्या करता हो, पूरा करता हो। रिस्पॉन्सिबल यानी रिस्पॉन्सिव होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये हमारे प्रेजेंट सोसाइटी को और फ्यूचर सोसाइटी दोनों की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। इसको हिंदी में आप देख सकते हैं, शासन निर्णय के लेने की एक प्रक्रिया है जो अभी मैंने बताया, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं।
शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है, जैसे कारपोरेट प्रशासन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन की बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रशासन के स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं। 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम की एक रिपोर्ट है जिसमें विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को परिभाषित किया और इस परिभाषा में विकास शब्द की बात कही। और विकास किसी देश की आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का एक अच्छा मैनेजमेंट प्रबंधन से ही शक्ति का प्रयोग करने के जो तरीके होते हैं उसी के विषय में यह परिभाषित करने की बात करी गई है। यह परिभाषा जो है इनकी 8 विशेषताएं होती है, जिसमें भागीदारी की बात करता है, सम्मुखता की बात करता है, जवाबदेही की बात करता है, पारदर्शिता की बात करता है, उत्तरदायी की बात करता है, प्रभावी की बात करता है, कुशल की बात करता है, समान की बात करता है और समावेशी की बात करता है। और ये सभी क्या होना चाहिए, कानून के शासन का पालन करता है। ये जितने भी ये 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी होना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन कर रहा है तभी वो सुशासन है। अदरवाइज वो लॉ एंड ऑर्डर को अगर नहीं फॉलो करता है तो वो शासन नहीं कुशासन हो जाएगा। और यही कहा जाता है कि ये विश्वास, ये 8 अगर कैरेक्टरिस्टिक आम जनता और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बीच जो सामंजस्यता के साथ पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो यह विश्वास दिलाया जाता है कि भ्रष्टाचार को क्या किया जाए, कम किया जा सकता, अल्पसंख्यकों के वर्गों पर ध्यान दिया जाए और निर्णय लेने से समाज में कमजोर वर्ग को क्या की आवाज सुनी जाए, ताकि यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के उत्तरदायी के लिए ये काम। ये गुड गवर्नेंस का इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि यही गुड गवर्नेंस का आप देख सकते हो कि यह गुड गवर्नेंस के लिए ये अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, इक्वलिटी इंक्लूसिव की बात है, इफेक्टिव की बात करता है और रूल ऑफ लॉ की बात करता है, पार्टिसिपेटरी की बात करता है। तो ध्यान देना, ये गुड गवर्नेंस तभी हो पाएगा जब ये 8 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक पूरक भी हैं, और यह पूरक जो होता है एक दूसरे के साथ अगर हम इसको पॉजिटिव को रिलेट करके देखें तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और तभी गुड गवर्नेंस होगा। और गुड गवर्नेंस इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि वहां की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। और शासन व्यवस्था किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, संविधान के दिए। तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान किसी देश की लिपिबद्ध एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, एक ऐसी किताब होती है जिसके द्वारा हम पूरे शासन और प्रशासन को क्या करते हैं, चलाते हैं। अब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, क्योंकि जब ये गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक जो 8 कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिवली इंप्लीमेंट होता है तभी समाज में समान रूप से न्याय होता है। और ध्यान देना, सोशल जस्टिस एक दृष्टिकोण होता है, एक व्यू है। और ध्यान देना, व्यू जो होता है आपको पता भी होगा कि जब आप सिविल सर्विसेज की प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में जाते हैं तो मेंस क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू में जाते हो तो आपको इंटरव्यू होता है, आपके अंदर के व्यू यानी देखा जाता है दृष्टिकोण के, आप जैसे ऊपर का जो दिखते हो आप, यानी जो आपके पास नॉलेज है, क्योंकि प्री और मेंस क्वालिफाई करके जब आए हो तो आप इंटरनली कैसे हो, और उसी के ध्यान में रखकर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उसी तरीके से सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व इक्वल टू इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। सोशल वर्कर्स ओपन द डोर ऑफ एक्सेस एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, पर्टिकुलरली दोज ऑफ द ग्रेटेस्ट नीड। ये ध्यान देना, कहा जाता है कि जो सामाजिक न्याय जो होता है वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखिए, सामाजिक न्याय वह दृष्टिकोण है, मैंने कहा कि एक दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण मतलब होता है देखने का नजरिया, और वह नजरिया जो होता है वो कैसा होना चाहिए, जो सभी को समान आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक अधिकार, अवसर प्रदान करता हो। ये ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, ये अवसर प्रदान करने की बात करता है, कैसा, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, और अवसर प्रदान समान करने की बात करता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का लक्ष्य सभी के लिए पहुंच और अवसर को द्वार खोलता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनको सबसे बड़ी जरूरत है, आप उन जरूरत को पूरा करोगे तभी सोशल जस्टिस का पार्ट आता है। और इस सोशल जस्टिस के कितने पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, देयर आर 4 टाइप्स।
और 4 टाइप्स में क्या होता है, इक्वालिटी समानता की बात करता है, एक्सेस की बात करता है, मतलब कि वो जो भी काम हो पॉजिटिवली जिसके लिए है वहां पॉजिटिवली क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, और जो चीजें गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी या स्कीम्स जो निकाला जाता है वो आम जनता तक पहुंच जाए, यानी उसका एक्सेस जो हो पॉजिटिवली हो। उसके बाद पार्टिसिपेशन, भागीदारी और राइट्स, ये हमारे सोशल जस्टिस के ये 4 पिलर हैं, और इसी 4 पिलर के द्वारा अगर आप एक्टिवली काम करते हैं तभी आप सोशल जस्टिस के दायरे में आएंगे। तो हमारे गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी हमारे गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी, एक्सेस, पार्टिसिपेशन और राइट्स, ये सोशल जस्टिस का पार्ट है। अब होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है, दीज आर द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। यह कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय एक सूचना का माध्यम होता है जो किसी भी कंट्री के साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं या उनसे संबंध बनाने की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, वेलफेयर होने की बात करते हैं, कल्याणकारी होना चाहिए। और वह कल्याणकारी क्या होनी चाहिए, तो ये 2 देशों के बीच जब हम राजनैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, कल्चरल जिसको हम लोग कहते हैं, मुख्य रूप से राजनैतिक और आर्थिक रूप से जब हम जुड़ते हैं और इसमें दोनों कंट्री का क्या होता है, लाभ होता है, उसी सीक्वेंस को इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये क्या होता है, दीज आर द ट्रेडिंग पैक्ट, वेलफेयर प्रोजेक्ट डन बिटवीन डिफरेंट कंट्री, यानी 2 देशों के बीच में वेलफेयर प्रोग्राम कोई भी हो, चाहे वो आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो सकता है, आपका सोशल भी हो सकता है, और आपका टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो इन दोनों के बीच के संबंधों को हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देखते हैं। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ध्यान देना कि वो कौन कौन से स्कोप्स होते हैं। और तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप, ये क्या है, पिलर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के इतने डायमेंशन है जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध होता है, वो भी स्टेट सॉवरेनिटी। उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, इकोलॉजी सस्टेनेबल यानी सततता, यानी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में सततता, और उसमें अगर है उससे भी हम जुड़ सकते हैं। ये न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशंस की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी प्रोग्राम और स्कीम्स होते हैं उनसे हम अपने वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, और नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, और इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करता है। उस मुद्दे पे हम दूसरे के साथ ग्लोबल फाइनेंस यानी वैश्विक वित्त की बात करते हैं, टेररिज्म और ह्यूमन राइट, इतने मुद्दे होते हैं जिससे हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं। और ये सारी चीजें जो पढ़ना होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंतर्गत होता है। तो आपने अभी तक देख लिया क्या, आपने शुरू देखा इंडियन पॉलिटिक, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपने देखा गवर्नेंस, उसके बाद आपने देखा सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इन 5 पार्टों में यूपीएससी के जीएस के पेपर सेकंड में ये 5 पार्टों में डिवाइड है, और ये 5 पार्टों को आपको स्टडी करना होता है। और अभी 5 पार्टों को हमने एक एक करके डिस्कशन किया। आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि ये 5 पार्ट को इंटरलिंक करके पढ़े, क्योंकि आज के 1991 के बाद जब हमारा इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कहा भी जाता है कि सभी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यूपीएससी का ये डिमांड भी है कि आप जो भी चीजें पढ़ें उसका इफेक्ट एक दूसरे के साथ जरूर देखें, और इंटरलिंकिंग देखें, इंटर रिलेशंस देखें कि किस तरीके से इंटरलिंक है और किस तरीके से इंटर रिलेशंस है। और यही इंटर रिलेशन जो होता है एक दूसरे के प्रभाव को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और सामंजस्यता स्थापित करता है, और डे बाय डे चाहे देश की बात करें चाहे किसी प्लेस की बात करें वो डेवलप करेगा। तो ये रहा पेपर सेकंड की रूपरेखा। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल, हम आज जो टॉपिक जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान
बेसिकली है क्या, यूपीएससी में इसका सिलेबस क्या है, यूपीएससी में सिलेबस के साथ साथ आपका किस सेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते कैसे हैं, राइटिंग स्किल डेवलप कैसे करते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की स्टडी करते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की स्टडी करते हैं, और इंटरव्यू में इसका क्या रोल है, किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन से इसके सोर्स हैं और उस सोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है और कैसे पढ़ना है और कैसे प्रॉपर टाइम में रिवीजन करना है, इस वीडियो में देखेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तभी इस सब्जेक्ट के सभी डायमेंशंस को आप समझ पाएंगे और तभी आप प्री और मेंस और फाइनल सिलेक्शन में खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके सारे पहलुओं पर विचार करके आप अपना मूल्यांकन करने के साथ साथ आप अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान की अगर हम बात करें तो उसका इंट्रोडक्शन हम ब्रीफली दिए हैं कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या होता है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है। और जिस समय भारत का संविधान बना था उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। हम चर्चा करेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, पार्ट्स में किन किन बातों की चर्चा है, शेड्यूल क्या होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दी कॉन्स्टिट्यूशन ये लगभग इतने वर्ड्स का समावेश किया गया है, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। एक्टिव सेकेंड लार्जेस्ट के हम पहला हम बात करते हैं यूएसए के संविधान की बात करते हैं। करंटली अगर हम बात करें तो 25 पार्ट हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं और अपेंडिक्स जो हो गए वो 5 हो गए हैं और आज के डेट में अगर देखें तो 448 आर्टिकल्स हो गए, लगभग 104 यानी 104 अमेंडमेंट अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए थे। तो जनरली अगर भारत के संविधान की अगर चर्चा करें तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल। जब ये बना था तब की मैं बात करूं, लेकिन करंटली आज के डेट में 25 और 12 शेड्यूल हो गए हैं, 5 अपेंडिक्स हो गए हैं और 448 आर्टिकल्स हो गए हैं और 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देना ये केवल अगर 22 पार्ट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये 22 पार्ट्स बना था। इन 22 पार्ट्स को अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो मैं बता दूं आपको कि प्री बेस पे अगर आर्टिकल बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली वे में आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 22 पार्ट्स में आप देखेंगे कि ये पार्ट्स की चर्चा किया गया है, जिसमें पार्ट सबसे पहले पार्ट की बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी, जिसको आर्टिकल 1 to 4 की बात करते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो ध्यान देना, पहले हम रहने की व्यवस्था करेंगे। रहने का मतलब कहां, यानी यूनियन और स्टेट, यानी एक पर्टिकुलर फिजिकल पार्ट होगा जहां भारत के लोग रहेंगे। जैसे ही जब लोग रहना शुरू कर देंगे तो वहां की बात सिटीजन्स की बात करना शुरू होगा और सिटीजन्स की बात जब हम करेंगे तो सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 5 to 11 हम लोग एक एक पार्ट को, एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जब कोई व्यक्ति जहां रहता है और मानव है, नागरिक है, वो देश का नागरिक है, तो कुछ उसके राइट्स दिए जाते हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो पार्ट 3 में क्या आपको पढ़ना होता है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35। उसके बाद ये राइट देता कौन है, तो भारत का संविधान देता है। तो भारत का संविधान और इसको एग्जीक्यूट और उसके लिए नियम और कानून बनाया कौन बनाता है, तो स्टेट को दिया गया। स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसी बात की चर्चा किया गया है कि किस तरह की बातों का समावेश किया गया और किस तरह के मुद्दों का या किस तरह के नियम और कानूनों की चर्चा किया गया, इसमें आर्टिकल 36 से 51 की बात करते हैं। उसके बाद जब कोई व्यक्ति को अधिकार भी मिल गया, नागरिकता भी मिल गई, तो क्या उस व्यक्ति का भी अपना एक कर्तव्य तो होनी चाहिए, और उसी कर्तव्य के सिलसिले में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। ध्यान देना, ये भारत का संविधान जब बना था तो उसमें ड्यूटीज नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था।
उसके बाद तो ये आप ध्यान देना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक ये जो होता है हमारे आम जनता के लिए और स्टेट के लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बनाया गया है। अब आप ध्यान देना, इसको आप बहुत माइनर और मेजर दोनों लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान देना ये सबसे संविधान का सबसे मूल अवधारणाओं में से एक है। अगर जिन स्टूडेंट ने इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो मैं विश्वास करता हूं कि आगे जितनी भी चर्चाएं हम करेंगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। इसी सीक्वेंस में आप ध्यान देना कि पार्ट 5 की बात करते हैं तो यूनियन की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे उसमें आर्टिकल 52 से 151 तक होगा, जिसमें हम लोग कहेंगे कि पार्लियामेंट की बात करेंगे। और पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, एक होता राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और तीसरा जो होता है प्रेसिडेंट होता है। तो इन तीनों के विषय में हम ये पार्ट 5 में पढ़ेंगे। और सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरीके से सेंट्रल में, क्योंकि फेडरल सिस्टम है तो ये रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो स्टेट में भी वैसे ही सिस्टम होता है जैसे यहाँ स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या कहा गया है कि स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधान मंडल होता है। और उस विधान मंडल के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को गवर्नर कहते हैं, एक को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। भारत के कुछ ही राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अदरवाइज यूनियन टेरिटरी को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्यों में यूनियन कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जिस तरीके से यूनियन यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं और यहां राज्य सरकार की बात करते हैं, स्टेट आर्टिकल जो 152 से लेकर 237 की बात करते हैं। उसी तरीके से पार्ट 7 की बात की, स्टेट पार्ट बी ऑन फोर्थ शेड्यूल ऑफ द, इसमें पार्ट 7 में स्टेट के जो बी पार्ट के जो थे शेड्यूल और ये सारी चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज है, आर्टिकल 239 से 243 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के विषय में पढ़ते हैं। और ध्यान देना उसके बाद पंचायती राज जो जोड़ा गया था वो बेसिकली 73 और 74 अमेंडमेंट। तो पार्ट 9, ये ध्यान देना, पार्ट 9 की बात करते हैं। पार्ट 9 जो है पंचायती राज की बात करते हैं, वो 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक है। उसी तरीके से नगरीय पंचायत की बात करते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक होता है। तो इसमें हम पंचायती राज्यों के विषय में, यानी भारत में 3 लेयर सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। एक को हम लोग कहते हैं पंचायती राज जो नगरों में म्युनिसिपल होता है, गांव में पंचायती ग्रामीण पंचायत, उसके बाद ऊपर उठेंगे स्टेट और सेंटर। उसके बाद पार्ट शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स की एरिया की बात करते हैं जो आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक की बात करें। रिलेशन बिटवीन स्टेट और यूनियन की बात करते हैं, यूनियन और स्टेट में आर्टिकल 245 से 263 की बात करते हैं। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सुटेबल आर्टिकल जो होता है ये आर्टिकल 364 से लेकर 3। उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी एंड इंडिया के बीच, यानी भारत के अंदर जितने भी ट्रेडिंग के कंसेप्ट होते हैं आर्टिकल आप 301 से लेकर 307 की बात करते हैं। सर्विसेज जितनी हम बातें करते हैं सर, जिसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो यूनियन और स्टेट की बात करते हैं आर्टिकल 308 से लेकर 223 तक हम बात करते हैं। उसके बाद जितने ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, आगे हम बताएंगे कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, आर्टिकल 223 से आर्टिकल 223B की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। उसके बाद जो इलेक्शन आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन की बात, आर्टिकल 234 से लेकर 239A तक की बात करते हैं। कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है सर्टेन क्लासेज के विषय में, आर्टिकल 330 जैसे ST, SC, एंग्लो इंडियन, इन सारी चीजों की चर्चाएं की गई है। उसी के लिए हमारे राजभाषा की चर्चा की गई है, आर्टिकल 343 से 350। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं जो आप देख सकते हैं कि 18th में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं। इसमें 3 तरह के इमरजेंसी की बात कही गई है। मिसलिनियस आर्टिकल जो 361 से लेकर 367 की बात करते हैं। और अमेंडमेंट की बात करते हैं, यह
पार्ट 20 में अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के द्वारा भारत के संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट अगर 21 की बात करते हैं टेम्पररी ट्रांजिशनल, ये उसके बाद स्पेशल प्रोविजन, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 369 से 392 के, और शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ये जो हिंदी और रिपेल आर्टिकल्स जो आर्टिकल 339 से। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। आप अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बेस्ड, उसी तरीके से हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल जो होते हैं वो भारतीय संविधान में जब बना था तो 8 था, लेकिन आज के डेट में 12 हो गया। तो शेड्यूल 1 क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्टेट की बात करता है और लिस्ट ऑफ यूनियन की बात करता है। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया है जिसमें शेड्यूल 1 क्या है, स्टेट और यूनियन की बात करता है। तो आप ध्यान देना कि पहले पार्ट में अगर पहला पार्ट हम देखें यूनियन एंड स्टेट की बात करते हो, उस आर्टिकल में कुछ भी चेंजेज होता है तो आर्टिकल क्या होगा, शेड्यूल 1 में क्या चेंजेज होगा, ये ध्यान रखना। प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नेंट की बात करते हैं, ये शेड्यूल 2 में इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया, बी को रिपेल्ड कर दिया गया है। तो नो डाउट इसमें प्रोविजन जो किया गया है प्रेसिडेंट के और गवर्नर्स के विषय में हम प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद जो पार्ट सी में दिया गया है स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स की बात करते हैं, जो हाउस ऑफ पीपल्स और चेयरपर्सन ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात करते हैं, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं। तो पार्ट सी में यानी सेकंड शेड्यूल के पार्ट सी में हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चाहे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा और विधान परिषद के विषय में चर्चा करते हैं। उसके बाद पार्ट डी में क्या है कि जजेज और सुप्रीम कोर्ट, ये जजेज आप सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों का प्रोविजंस के विषय में बताया गया है, और पार्ट ई में सीएजी के विषय में बताया गया है। और ये पार्ट 2 जो आप देख सकते हैं ये सबके विषय में बताया गया है। इसके अलावा पार्ट 3 की बात करें, ओथ एंड अफर्मेशन, आप जो शेड्यूल 2 में दिया गया उनके ओथ और अफर्मेशन की बात करते हैं। उसके बाद पार्ट 4 जो दिया गया एलोकेशन ऑफ सीट्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा वो शेड्यूल 4 में दिया गया। शेड्यूल 5 और 6 जो होता है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल, आप शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे। इसमें शेड्यूल 6 में दिया गया है। शेड्यूल 7 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 7 में आपको 6 में जो दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन आप ये ट्राइबल एरिया में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा। स्पेशली स्टेट की बात करता है AMTM, AM मतलब होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करता है। तो शेड्यूल 6 में किन 4 स्टेट की बात करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करता है। शेड्यूल 7 की बात करते हैं जिसमें लिस्ट की बात करी गई है, और लिस्ट का मतलब होता है सूची, और सूची का मतलब होता है ये 3 तरह की सूची होता है, जिसको हम लोग केंद्र सूची कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं राज्य सूची कहते हैं, और तीसरे को हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची जो होगा इसमें ध्यान देना ये केंद्र द्वारा बनाया जाता है, ये राज्य द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य मिलके बनाते हैं। आगे हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि शेड्यूल का मीनिंग क्या होती है, शेड्यूल बनाया क्यों गया था, और इन शेड्यूल में किन किन चीजों को ध्यान में रख के जो संविधान का पार्ट नहीं होता उस शेड्यूल में डाले जाते हैं, क्यों शेड्यूल में डाले जाते हैं। इनकी आगे वीडियो के आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये 7 शेड्यूल में इस तरह की बातें करी गई है। ठीक है, अब है शेड्यूल 8 की। तो शेड्यूल 8 में भाषाओं के विषय में कहा गया है कि इसमें भाषाओं के विषय में भाषाएं कितनी हैं। तो ध्यान देना जब भारत का संविधान बना था तो उस समय कितने लैंग्वेजेस थे, 14, जो आज के डेट में कितने हो गए हैं, 22। तो आप देखोगे कि उस समय असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ये जो हो गया, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, बोडो, मैथिली और डोंगरी। ध्यान देना जो 21st अमेंडमेंट करके 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, 71 अमेंडमेंट में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, और 92 अमेंडमेंट में संथाली, बोडो, मैथिली और डोंगरी को जोड़ा गया था। तो आज के डेट में शेड्यूल
8 में 22 लैंग्वेजेज हैं। ध्यान देना, आपकी जो भाषा होती है इंटरव्यू में देने की, या आपको जब मेंस पेपर देने जाएंगे तो पहले होता है लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना होता है। तो एक पेपर तो आपका इंग्लिश होता है, लेकिन दूसरा पेपर इन 22 लैंग्वेज में से कोई एक चूज कर सकते हैं, जो रीजनल लेवल के जिस रीजन से बिलोंग करता है, जिनको अपने सब्जेक्ट पे और अपने लैंग्वेज पे कमांड है, तो वो ये क्योंकि क्वालिफाइंग होता है। उसी तरीके से इंटरव्यू भी आप क्या कर सकते हैं कि इस 22 लैंग्वेजेज में से कोई भी किसी में भी दे सकते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से उम्मीद किया जाता है कि जो हमारा ग्लोबल लैंग्वेज है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करें। और ग्लोबल लैंग्वेज आपको पता भी होगा कि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, आपको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो एक आईएएस ऑफिसर से और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ये उम्मीद किया जाता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी हो, कम से कम वो बोल नहीं पाता है तो कम से कम चीजों को समझ तो पाए, इसलिए अपने आप को अंग्रेजी अच्छा रखना है। शेड्यूल 9 की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना है, ये इंडिया में फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था। इसके पीछे पूरा एक जो वीडियो होगा वो शेड्यूल 9 पे ही बनेगा और उसको आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये भारतीय संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो बेसिकली फंडामेंटल राइट का पार्ट था, उसको हटा के इसी शेड्यूल 9 में, या जो भी कंट्राडिक्शन या कंट्रोवर्शियल जो भी अमेंडमेंट होते थे तो गवर्नमेंट जुडिशरी से बचने के लिए क्या होता था कि शेड्यूल 9 में ही डाल दिया जाता था। शेड्यूल 10 ये 1985 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद आपको पता भी होगा कि दलों में विभाजन होना शुरू हो गया था और दल बदल कानून जो लाया गया था कि कोई व्यक्ति, तो एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करते हैं, डिस्क्वालीफाइड ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन 52 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था और शेड्यूल 10 में यह जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल 11, 73 अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में जोड़ा गया था पंचायती राज, ये पावर, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ये पंचायती सिस्टम को डेवलप यानी डिसेंट्रलाइज किया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया और उसी पावर को डिसेंट्रलाइज करने के उद्देश्य से 73 अमेंडमेंट जो किया गया था 1992 में, वो पंचायती राज को, ग्राम पंचायत को प्रमोट करता है। उसी तरीके से 74 अमेंडमेंट जो किया गया था वो 1992 में किया गया था। इसमें भी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को, नगर निगम को, यानी शहरी है, यानी शहर में पंचायत, शहर में यह पंचायती सिस्टम कैसा होना चाहिए, जिसको म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा वहां नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका, इन पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो आगे हम लोग इस पे 73 पे भी एक वीडियो बनेगा और 74 अमेंडमेंट यानी शेड्यूल 11 और 12 दोनों पे भी एक वीडियो बनेगा जो आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो ध्यान देनी, ये 12 शेड्यूल और 12 शेड्यूल में यानी 12 जो अनुसूचियां हैं उन 12 सूचियों को आपको कंठस्थ होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि अभी उन 22 पार्टों में कहीं भी अमेंडमेंट किया गया है तो इन शेड्यूल में क्या परिवर्तन होता है, और इन शेड्यूल में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उन आर्टिकल और उन पार्टों में क्या अंतर होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इन सब के आपको डे बाय डे आपको जानना होगा और इसका ज्ञान उस तरीके से अर्जित करना होगा। अब होता है कि यूपीएससी ने एक सिलेबस डिजाइन किया है और यह सिलेबस किस तरीके से होगा, और यह सिलेबस देखो, हिस्टोरिकल अपीनिंग एंड इवोल्यूशन जो आपके पास होगा भी, तो इसलिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसको देखें आप रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट से ही अंडरपिनिंग की बात करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट से इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट तक, फिर वो भारत में संविधान जब बना तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनका इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके फीचर्स क्या थे, तो रिटेन था, फ्लेक्सिबल था, रिजिड था, फेडरल था, यूनिटरी था, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे हम क्लास में यह डिस्कशन कर लेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। इसको आगे पूरा संविधान जब पढ़ेंगे तभी इसका साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पाएंगे कि रियल में भारतीय संविधान की विशेषता क्या है और उस संविधान की विशेषता में कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो कहीं रिजिडिटी की बात करता है, कहीं दृढ़ता की बात करता है, तो कहीं लोचशीलता की भी बात करता है। उसके बाद अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, कहा जाता है कि भारतीय संविधान में आप अमेंडमेंट करना है कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कुछ केसेज आए थे उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होने चाहिए, इसलिए ये होता है सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स एंड देयर प्रोविजंस। और उसके बाद प्रोसीजर, ये
जो आपको प्रोसीजर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, उसके डॉक्ट्रिन्स क्या है, जजमेंट और केसेस, आगे हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे कि किस, अब हम टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे, जैसे अगर सपोज दैट प्रीएम्बल्स पढ़ रहे हैं तो प्रीएम्बल्स में हम लोग ये भी देखेंगे प्रीएम्बल्स भारत का संविधान का पार्ट है कि नहीं है, पहले तो ये डिसाइड करेंगे, अगर है तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं कि है कि नहीं, अगर संशोधन कर सकते हैं तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा कि नहीं होगा, इसमें केसेज आए थे और उस केसेज का भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस आया तो उसने क्या किया, सुनवाई किया, सुनवाई करने के बाद जजमेंट दिया। तो हम मेजर क्या होंगे कि जजमेंट भी पढ़ेंगे और केसेज भी पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पढ़ना है। अब होगा सिग्निफिकेंट प्रोविजन, जो आम जनता के लिए और यहाँ नागरिकों के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए, तो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की बात करता है, जुडिशरी रिव्यू की बात करता है, वयस्क मताधिकार की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है, और कहा जाता है शक्तियों का विभाजन किस तरीके से होगा। ये सिग्निफिकेंस प्रोविजंस हैं जो हमारे केंद्र और राज्यों के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और भारतीय संविधान के अनुसार ये चीजों को किया गया है। उसके बाद फंक्शन इज पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन इन स्टेट। 7 शेड्यूल में आपको पता भी है कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट बात करी गई है, सेंट्रल लिस्ट जिसको यूनियन लिस्ट की अभी हमने चर्चा किया था, उसके बाद स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियली ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये जो जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किसको हम लोग क्वासी जुडिशियल फंक्शन के अंतर्गत लाते हैं, ये चीजें। उसके बाद इशू, चैलेंजेस एंड फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया क्या रियल में फेडरल है कि नहीं है, ये हम जब चर्चा करेंगे, जब यूनियन एंड स्टेट की बात करेंगे तब हम फेडरल की बात करते हैं, या जब हम प्रीएम्बल्स पढ़ने के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने खासकर जो संवैधानिक जो समितियां और सभा थी, जो संविधान सभा था, वो बेसिकली फेडरल और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल को अपनाने के पीछे क्या लॉजिक दिए, वो सारी डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोऑपरेटिव, हम कंपैरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। एक्चुअली हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है लेकिन कोऑपरेटिव भी है और कंपैरेटिव भी है, किस तरीके से है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं कि जब ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव ये फेडरलिज्म होगा तो ऑब्वियस है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच का रिलेशंस, उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड इन सेंटर और स्टेट का रिलेशंस कैसे हैं, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं। इंटर जो आप देखोगे वाटर डिस्प्यूट्स की बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात करता है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियरी प्रोसीडिंग की बात करता है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है, जोनल काउंसिल की बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, रोल ऑफ गवर्नर की बात करता है, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशन हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस कमीशन में कौन, सेकेंड ARC, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसका रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये इंटर रिलेशन, इतनी चीजें होता है, ये इंटर रिलेशंस की बात करता है। और यह जो संबंधों की बात करता है, ध्यान देना, अब केंद्र राज्यों के बीच अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो क्या होता है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, डेवलपमेंट होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और जितने भी हमारे रीजनल इश्यूज हैं धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। इसलिए इंटर स्टेट रिलेशनशिप और इंटर सेंट्रल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद डिवोल्यूशन एंड पावर एंड फाइनेंस एंड लोकल लेवल चैलेंजेस, देयर रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, किस तरीके से एक्टिविटीज का रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो और 73 और 74 अमेंडमेंट जो किया गया, जो 11th और 12th अभी मैंने चर्चा किया है कि 11th और 12th शेड्यूल में पंचायती, ग्राम पंचायत की और नगरीय पंचायत की बात करते हैं। इनइफेक्टिव फॉर्मान, ये कौन कौन से ऐसे रीजन है जो हमारे कामों को व्यवधान डाल रहे हैं और किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, उसको हमें चर्चा करना है। पंचायती राज्य को अभी नीति आयोग ने एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशंस किए हैं और बहुत सारे स्टेप्स को क्या किया गया है, इंप्रूव करने की बात और परफॉर्मेंस की बात करने की बात करी गई है। तो ये लोकल लेवल पे किस तरह के चैलेंजेस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा और किस तरीके से उसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा, रेगुलाइज किया जाएगा ताकि आम जनता तक पहुंचे और आम जनता को लाभ हो।
और सेपरेशन पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट पावर, इसके डॉक्ट्रिन सिद्धांत क्या क्या है। सेपरेशन पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में सेपरेशन पावर यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को सेपरेट किस कंडीशंस पे किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस की बात करते हैं, जो पावर दिया गया है वो ऐसा नहीं कि किसी को पावर ज्यादा दे दिया गया और किसी को पावर कम दिया, तो इसके बीच जो होगी बहुत बड़ी खाई होने लगेगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए कभी भी ये बातें जो कही गई है वो बैलेंस की बात करी गई है। प्रोविजन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की बातें करेंगे, जब एक एक आर्टिकल को, एक एक पार्ट को जब हम लोग एनालिसिस करेंगे चैप्टर वाइज, तो ये भी हम देखेंगे कि सेंट्रल को किस तरह का पावर है, स्टेट को किस तरीके के पावर दिए गए हैं, लोकल गवर्नेंस, लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन के बाद उसको किस तरह के पावर दिएंगे, और इन तीनों पावरों में किस तरीके को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कोऑपरेट हो रहा है और किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे गोलकनाथ, ये रिलेटेड केस जो है, जो हमारे पावर्स को और इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे केसेस, जैसे गोलकनाथ केस आया, केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती आए, इंदिरा गांधी बनाम ये राजनारायण आया, इस तरीके से बहुत सारे केस है। हम तो चैप्टर वाइज केस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस केस मतलब भारतीय संविधान बना था तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया था, लेकिन भारत के संविधान बनने के पश्चात जब उसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट किया गया तो संविधान के कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में परिवर्तन किया गया और पूरे पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और परिमार्जित किया गया और उसको इंप्लीमेंट भी किया गया, ताकि हमारे समाज में किसी भी तरह की कोई लैकनेस ना हो, कमियां ना हो और पॉजिटिव रेगुलाइज हो सके। इसीलिए रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आरटीआई की बात करते हैं, पीआईएल की बात करते हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, बहुत सारे कमीशन की बात करते हैं, और इस पे क्या करते हैं, डिस्प्यूट को रिड्रेसल किया जा सके और इस मैकेनिज्म के द्वारा हमारे बीच जितनी भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में पॉजिटिवली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए, जिससे हम अच्छे से काम कर सके। अब उसके बाद कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या, कंडक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, पावर प्रिविलेज की बात करते हैं, भारत का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, फेडरल सिस्टम यूनिटरी बायस्ड है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, सिंथेटिक पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जस्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया है, एकदम सुपरमेसी दिया गया है, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम की दिया गया है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। ये सारी चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान देना, भारतीय संविधान बनाने के पीछे जो भारतीय संविधान सभा की जो मंशा थी, वो धीरे धीरे संविधान के प्रस्तावना में जो प्रीएम्बल्स लिखी गई उसमें कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का आईना है, और उसी आईने को हम लोग देख के यह बता सकते हैं कि भारत का संविधान कैसे होगा। लेकिन ध्यान देना कि 1949 में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंट होने के बाद जब ग्रास रूट पे जब उसका इंप्लीमेंटेशन किए गए तो कुछ कमियां अगर थी उसमें केस के माध्यम से, अभी मैंने बताया कि इंप्लीमेंट किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। उसी के आधार पर यह कहा गया है कि जो हमारे भारतीय संविधान में जो आम जनता से लेकर सभी को जो आम संविधान की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में सेकुलर स्टेट की स्टेट की बात करी गई है। और आपको यह भी पता होगा कि भारत में डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है धर्म के द्वारा होता है, जाति के, पंथ के, ये संप्रदाय के आधार पर चीजों। इसीलिए भारत के संविधान में हम सेकुलर कंट्री की या सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, सिंगल सिटीजन्स की एकल नागरिकता की बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं, फ्री टियर गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, टियर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल की बात करते हैं, ऑफ ड्यू प्रोसेस लॉ वर्सेस एस्टेब्लिश लॉ, इसमें
इसमें आप ध्यान देना, जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे और अदर चीजों को जब कोरिलेट करते हैं, ड्यू प्रोसेस लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करते हैं कि किस तरीके से लॉ को प्रोसीड किया जाता है और किस तरीके से जब एस्टेब्लिश हो जाता है तब उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। इंप्लीमेंट ये कहा जाता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रेसिडेंट पे क्या किया जाता है, वो संवैधानिक नियमों को और संविधान के खिलाफ अगर कोई भी किसी भी तरीके के अगर राष्ट्रपति के द्वारा उल्लंघन और किसी भी तरीके से अगर कुछ किया जाता है तो भारतीय संसद को यह पावर दिया गया है कि उन पे इम्पीचमेंट भी ला सकता है। अब वही स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पावर यूनियन में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है, स्टेट में भी गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ और सेक्रेटरीट है। जुडिशियरी में आप देखो 3 टियर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जिसको एससी कहते हो, हाई कोर्ट जो जनरली आप देखोगे कि हर स्टेट में है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स जो आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करते हैं। और ये जो होता है जुडिशियरी को 3 टायर स्ट्रक्चर में रखा गया है। और आपको पता भी होगा कि जो जुरिडिक्शंस में आप बहुत एक्शन इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि इस वक्त कभी भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में या लेजिस्लेचर में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे गवर्नेंस को प्रभावित करेगा, इसलिए इनको सेपरेट रखा गया और इंडिपेंडेंट रखा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात, कैबिनेट मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, तो ये आप देखोगे कि ये हमारे मिनिस्ट्रीज का पार्ट है। फिर इसके बाद प्रेशर ग्रुप और फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, देयर रोल पॉलिटी। ये प्रेशर ग्रुप जो होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करता है। वो प्रेशर ग्रुप जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, प्रेशर पार्टी और ये प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है, टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप कितने होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, उसके रोल क्या होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, उनकी टेक्निक क्या होती है, उनकी मेथड क्या होती है, प्रेशर ग्रुप इन इंडिया किस तरीके से काम करता है और शॉर्ट टर्म में प्रेशर ग्रुप वो किस तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये ध्यान देना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट की बात करते हैं। और अपॉइंटमेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन का क्या रोल, यूनियन पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस, फाइनेंस पब्लिक कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी शेड्यूल्ड कास्ट की बात करता है, नेशनल कमीशन एसटी ये शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है, सीएजी की बात होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, इनके पावर फंक्शन ध्यान देना, इनमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इलेक्शन कमीशन है क्या, कब बना, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और किस तरीके से भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में इसका कंट्रीब्यूशन है। उसी तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से काम होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव के साथ किस तरीके का रोल प्ले करता है, उसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियरी की नीति आयोग की बात करते हैं, आरबीआई, जितने कमीशंस है, चाहे नेशनल ह्यूमन कमीशन की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, स्टेट ह्यूमन राइट्स की बात करें, स्टेट ह्यूमन राइट्स की बात करें, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल और लोकायुक्त की बात करते हैं, और नेशनल ये महिला आयोग की बात करते हैं, अल्प ये जो पिछले वर्ग के जो आयोग होते हैं, राष्ट्रीय आयोग होते हैं, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं। और ध्यान देना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, जो हमारे इंश्योरेंस और रिलेटेड इस तरीके से उसको रेगुलाइज करने का काम होता है। सेबी का काम होता है जो बैंक जो और अदर ये कंपटीशन जो हमारे व्यापार और व्यवसाय को ये क्या करते हैं, ये तो क्वासी फेडरल ये सॉरी क्वासी जुडिशियरी बॉडीज है, जिसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी की बात करते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की बात करते हैं, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की बात करते हैं, ये जो पेंशन फंड और रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजीसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, साइबर ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
एपलेट बोर्ड की बात करते हैं, तो ये होते हैं कुछ, ये जो होते हैं क्वासी जुडिशरी बॉडी होती है जिसके आधार पर हमें ये पढ़ना है, क्योंकि इसी के साथ हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का एक मेजर रोल प्ले करना होता है। अब हमें ये आप ध्यान देना, ये जो अभी तक हम चर्चा किए ये यूपीएससी का सिलेबस है, और इसी यूपीएससी के सिलेबस में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्री और मेंस में पूछे जाते। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्री पेपर एनालिसिस। जो पेपर आप ध्यान देना जीएस के पेपर में इसका किस तरीके से है, तो आप ध्यान देना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से ये किया गया है। तो भारत के संविधान का विकास की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के, ब्रिटिश ताज के, ये एक्ट प्रोसेसरी रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन की, संविधान सभा प्रक्रिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, कौन कौन सी कमेटीज बनी, उसके कौन कौन से सोर्स हुए, अनुच्छेद आर्टिकल बेस्ड कौन कौन से, अनुसूची या शेड्यूल्स पे कौन कौन से आए, प्रमुख कौन कौन से मेजर पार्ट है, उसके प्रियम्बल से क्या क्या शासन, इसका गवर्नेंस सिस्टम क्या है, ये नेशनल एम्बलम क्या है, और राज्य और स्टेट की बात। ध्यान देना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, प्रक्रिया से, ये अधिनियम से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समितियों से क्वेश्चन पूछा गया, मेन सोर्स जो होता है, मेन सोर्स यानी कुछ इंडियन सोर्स की बात करते हैं, फॉरेन सोर्स की, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अनुसूचियों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ डायरेक्ट, कभी कभी ये डायरेक्ट पार्ट से भी क्वेश्चन, प्रीएम्बल से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं, संघ एवं राज्य से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप देखोगे सिटीजनशिप की बात करते हैं, और ध्यान देना प्री पॉइंट ऑफ व्यूज में उसी सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो पिछले 2 सालों में बहुत चर्चा का मुद्दा रहा हो और चर्चा में रहा हो, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। उसके बाद फंडामेंटल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है फंडामेंटल राइट से अभी तक पूछे गए, नीति निर्देशक तत्व से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय महान्यायवादी, सीएजी, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। और ध्यान देना ये हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यूज का ये गोल्डन पार्ट है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना होगा। ये संसद के विषय में बात करी गई है, संसद के विषय में या पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपल की बात करी गई है, और इसके लोकसभा में आप ध्यान देना कि पार्लियामेंट पावर एंड फंक्शंस की बात करी गई है, मेजर एक्ट से बात, कमेटीज कौन कौन सी है इसके विषय में, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादा पूछे गए। राज्यपाल जब स्टेट में आते हो तो गवर्नर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे। जुडिशियरी में सबसे सुप्रीम कोर्ट और खासकर उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। सेंट्रल ये इमरजेंसी प्रोविजन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए, वित्त आयोग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी नीति आयोग बना है, नीति आयोग से बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये जो लोकपाल से आया गया है, अभी वैसे भी चुनाव आयोग जो होता है हमेशा फेमस में होता है, इसलिए चुनाव आयोग से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन, संविधान संशोधन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजभाषा से उतने क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी कभी जब चर्चा में रहा है, लोकल गवर्नेंस के विषय में भी क्वेश्चन पूछे गए, और स्पेशल प्रोविजन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे, और मिसलेनियस से भी ये। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, इसलिए प्री की अगर तैयारी करना है तो इसको चरणबद्ध एकदम सिस्टम में एक स्ट्रेटजी बना के अच्छे से इसको पढ़ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन। अभी हम लोगों को चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो प्री और मेंस दोनों का हम लोग चर्चा करेंगे और दोनों का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, इसलिए जब चैप्टर वाइज होगा तो उसके कितने पॉसिबल प्री में क्वेश्चन पूछे गए, कितने मेंस में पूछे जाने की संभावना, ये सभी क्वेश्चन का एक सेट आपको दिया जाएगा और कराया जाएगा। तो इसलिए आपको एक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्लास जरूर अटेंड करें। क्लास जरूर अटेंड करने का मतलब होता है जितने वीडियोस जाएंगे वो सारे वीडियोस को आप प्रॉपरली देखें, और अब रेगुलर क्लासेज, रेगुलर टॉपिक्स जीएस के जाएंगे, इसलिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अगर पॉसिबल हो, आपको अगर लगता है कि हमारे कुछ काम वाली चीज है तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको पॉजिटिवली टाइम से मिल जाए और आप अपने टाइम का सदुपयोग करें। अब हमारा मेन जो सिलेक्शन दिलाने वाला जो मेंस पेपर होता है, उस मेंस पेपर की अगर हम बात करें तो ध्यान देना ये जो हम येलो कलर से जो हम कलर्ड किए हैं, ये 1979 से लेकर 2019 तक का हमने पेपर एनालिसिस किया है, और इसके बाद एनालिसिस करने के बाद इस पे हमने
ये चैप्टर्स जो डिफाइन किया गया है, इसी चैप्टर से मेंस में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब आप ध्यान देना, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अभी तक 20 क्वेश्चंस पूछे गए, प्रियम्बल से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ध्यान देना, प्रियम्बल से तभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब प्रियम्बल के शब्दों पे चर्चा बहुत ज्यादा रहा हो, या करंट अफेयर के किसी न किसी वे में प्रियम्बल्स अगर चर्चा में हो, या इंडियन पॉलिटी का कोई भी पार्ट जब पिछले 2 सालों में चर्चा का मुद्दा रहा, तो आप मान के चले कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पता है सिटीजनशिप अभी एक रिसेंट का मुद्दा, उससे नंबर ऑफ प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मींस सबसे ज्यादा अभी तक देखा गया है तो फंडामेंटल राइट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 15 क्वेश्चन, फंडामेंटल, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ ये आपको मेंस में टॉपिक है, और आप पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे गए हैं। जो भी पूछा गया है इसी में पूछा गया। इसलिए ध्यान देना, जब ये चैप्टर्स आप पढ़ें तो स्पेशल फोकस्ड होके पढ़ें, ताकि आप प्री और मेंस दोनों में आप डिफ्रेंशिएट भी कर सके कि प्री बेस पे हमें किस तरह का स्टडी करना है, मेंस बेस पे किस तरीके से स्टडी करना है। मेंस बेस पे अगर स्टडी करना है तो कितने वर्ड लिमिटेशन होने चाहिए, वर्ड लिमिटेशन में आपको शॉर्ट वर्ड में लिखना है कि लॉन्ग वर्ड में लिखना, यानी अधिक शब्दों में लिखना है कि कम शब्दों में लिखना है, उसके अकॉर्डिंग उसको डायग्राम के द्वारा उसके शब्दों के कोऑर्डिनेशन और शब्दों के प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इन चैप्टरों पे आपको ज्यादा से अब सेपरेट पावर ऑफ द वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जैसे आरटीआई हो गया है, आरटीई हो गया है, उसके बाद पीआईएल हो गया है, कमीशंस का रिकमेंडेशंस हो गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स एंड अदर कंपैरिजन, ये अभी तक 3 आया है। क्योंकि अदर देशों के साथ, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अदर देशों के संविधान से किस तरीके से भारत का संविधान विभिन्न है या सिमिलरिटीज है, तो सिमिलरिटी यह है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जितने भी भारत के संविधान में चेंजेस किए गए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही किया गया है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा वो चर्चा का मुद्दा रहता है। अगर मुद्दा है तो ऑब्वियस है कि इस पे आपको इमरजेंसी प्रोविजन, भारत में कितने इमरजेंसी प्रोविजन वो होता है, चाहे इंटरनल की बात करते हैं चाहे एक्सटर्नल की बात करते हैं। उसमें इंटरनल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करते हैं तो वो तो एक्सटर्नल एग्रेशन और ये तो बहुत कम ही है। लेकिन आप इंटरनल इमरजेंसी में चर्चा में रहा है, खासकर गवर्नर की जो रोल है वो थोड़ा आजकल कंट्रोवर्सी में जा रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इन पे आपको चर्चा करना होगा। साइलेंट फीचर आप ये पीपल्स एक्ट, अभी तक 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, ये चर्चा में है और अभी इस साल आने की पॉसिबिलिटी। करप्शन, ये बेसिकली आपका सोशल जस्टिस का पार्ट है, लेकिन करप्शन क्यों होता है, अभी मैंने बताया कि सोशल जस्टिस अगर डिसबैलेंस हुआ तो ऑब्वियस है कि करप्शन। उसके बाद स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं, स्टेट ऑटोनॉमी के क्रिएशन और मूवमेंट से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिविल सर्विसेज के विषय में 10 क्वेश्चन कहते हैं। इंटर वाटर डिस्प्यूट, ध्यान देना, वाटर डिस्प्यूट स्पेशली 10 क्वेश्चन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटर स्टेट कोई भी डिस्प्यूट जो होगा उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सीए और सीएजी की बात करते हैं, इनकी भी कार्यों पर और इनसे सभी डायमेंशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके कार्य किस तरीके के होते हैं, इन पे लगभग क्वेश्चन अच्छे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप देख सकते हो, और पार्लियामेंट ये आप देख सकते हो, उधर फंडामेंटल राइट और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन पार्लियामेंट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। अब उसी में लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। जुडिशरी सिस्टम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रिसेंट में अभी मुद्दे में होता है, रिसेंट के मुद्दे में होता है, रिसेंट इश्यूज में होता है, तो उससे आपको ध्यान देना है। क्वासी जुडिशरी बॉडीज में होते हैं कभी कभार, वो भी क्वासी जुडिशरी बॉडी में कोई अगर डिस्प्यूट होता है या करंट अफेयर्स में चर्चा में होता है तभी उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर से लेके लेजिस्लेटिव असेंबली और ये क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट ले, तो इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसको स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, इसमें आपको 73 और 74 अमेंडमेंट में जो चर्चाएं, जो ग्राम पंचायत की बात करते हैं, नगरीय पंचायत की बात करते हैं, उसमें हो
प्रेशर पार्टी, ये जो कहा था पार्टी सिस्टम इंडिया और प्रेशर ग्रुप्स के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इसके डायमेंशन सारे। इलेक्शन कमीशन आप देख लो कि नंबर ऑफ एंटी डिफेक्शन ला आजकल बड़े चर्चा में है, आप देख सकते हो अभी एमपी में चर्चाएं चल, तख्ता पलट हो ही गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। उसी तरीके से अभी आज ही का अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या है, कमेटीज का रिकमेंडेशंस क्या है, और इसे ये क्योंकि हमेशा ये इंस्टीट्यूशन कमेटी और कमीशंस बनते रहते हैं, वो कंटेम्प्रेरी इशू पे होता है, इसलिए इस कमीशन के रिकमेंडेशंस और कमेटी के रिपोर्ट्स को आप ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा है। अब है फेडरलिज्म और यूनियन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट, इससे भी हर बार लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा गवर्नेंस सिस्टम से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, लीगल इशूज से पूछे गए। लीगल इशूज का मतलब होता है जैसे सीआरपीसी आईपीसी में कोई चेंजेज हुआ था, जैसे 377 की बात करते हैं, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मिसलेनियस में वो करंट अफेयर से, जैसे सोशल एक्टिविज्म में जो चीजें हुई या जो एक्टिविज्म में आया है, उससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए अगर मेंस आपको प्रिपेयर करना है तो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद आप ध्यान देंगे आपका जो होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात कर लें, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात करेंगे, और जुडिशियरी की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। जितने कमेटी और कमीशन आएंगे उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। और यूनियन स्टेट फेडरलिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे आपको पूछा गया है। लीगल इश्यू अगर आता है तो उसके, तो ये कुछ ही चैप्टर है जिससे आपको अच्छे से अच्छा नंबर आप पा सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के नेचर को समझेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन के नेचर पर एक वीडियो आएगा कि यूपीएससी में अभी तक किस तरह टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, क्रिटिकली एनालिसिस करिए, तो इन सारे पर एक वीडियो अभी आपको कुछ दिनों में ही मिल जाएगा, ताकि आप अपने मेंस पैटर्न पे अपनी राइटिंग स्किल डेवलप पॉजिटिव कर सकें। ये तो हो गया प्री और मेंस की बात। अब होता है हाउ टू रीड एंड राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे लिखे और कैसे पढ़े। ध्यान देना, ये आपका मेजर हो। जो स्टूडेंट अगर बिगनिंग एकदम बिगनर है, वो इंडियन पॉलिटी पहली बार सुन रहा हो, उससे उसको, और जो पिछले सालों से कई सालों से तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को जरूर देखें, आपको डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। और शायद स्मार्ट स्टडी से ही यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा कि हर सब्जेक्ट का पढ़ने का अपने तरीका होता है, और उस तरीके को अगर आपने समझ लिया तो बहुत पॉजिटिव वे में, कम मेहनत में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि मेंस ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। और मेंस मतलब राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि आपके पास पॉजिटिव और स्मार्ट अगर प्लानिंग स्ट्रेटजी है, तभी आप अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे पढ़ते कैसे। मैंने एक टॉपिक लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पढ़ा जाएगा और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया कि जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात करता है, तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में बेसिकली क्या था, उसके बाद इवोल्यूशन कैसे, उसका विकास कैसे हुआ, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा हुआ, उसका फीचर कैसा था, उसमें सिग्निफिकेंट प्रोविजंस कैसे, कौन कौन से केसेज आए, उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, और कंटेम्प्रेरी इश्यू क्या हुआ। इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले एक टॉपिक मैंने उठाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के कौन कौन से है। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो कंपनी की रूल थी। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो कंपनी के अपने रूल और रेगुलेशंस होते थे, और यहां रियासत हुआ करती। और रियासत होने का मतलब होता है कि छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, और प्रिंसली स्टेट होने का मतलब यहां क्या था कि राजाओं का अपना शासन व्यवस्था था, और अपने टेरिटरी में अपनी जो भी नियम और कानून
बनाते थे वो पॉजिटिवली रेगुलाइज होते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, और जब वो इंडिया में आई तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई। जब व्यापार करने के उद्देश्य से आई तो आपको पता भी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में बन गया, लेकिन 1608 में इंडिया में आई। परमिशन, नो डाउट मुगल काल चल रहा था, मुगल में बहुत सारे परमिशन लिए, परमिशन लेने के बाद वो इंडिया में अपनी प्लेस टू प्लेस क्या हो गया कि अपने क्या हो गया, फैक्ट्री स्थापित किया। फैक्ट्री स्थापित हुआ और लगभग आप देखोगे कि लगभग 150 सालों तक पॉजिटिवली कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनी रूल के अकॉर्डिंग कंपनी ने शासन व्यवस्था किया। उसके बाद जब देखा गया कि कंपनी यहाँ के शासन व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में, प्रिंसली स्टेट के जो अपने सिस्टम थे उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो कंपनी बेसिकली एक व्यापारिक कंपनी थी और उसने आके यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में इन्वॉल्व होना, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया। जब यह बात पता चला ब्रिटिश क्राउन को, तो ब्रिटिश क्राउन को और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब पता चला तो वो अपने तरीके से कंपनी के नियमों को और क्या हो गया कि कानून में परिवर्तन किया गया। तो कंपनी ने क्या किया कि अब कंपनी को पॉजिटिव रेगुलाइज करने के लिए देखा कि अब कंपनी के पास दो अधिकार हो गए, एक तो व्यापारिक थी, व्यापार करना, और दूसरा किसका काम था, अब राजनैतिक स्थिति, राजनैतिक पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो गया। तब कंपनी के पास दो काम हो गए, एक व्यापार करना और एक यहाँ की राजनैतिक व्यवस्था को रेगुलाइज करना। इसीलिए प्रॉपरली रेगुलाइज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया, जो 1773 में लाया, उसको पॉजिटिवली क्या हो गया कि रेगुलाइज किया गया। और ये बंगाल से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, कुछ उसमें संशोधन, कुछ उसमें कमियां रह गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपको पता है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था तो जो कमियां थी उसको इंप्रूव किया गया। लेकिन 1700, आपको पता भी होगा, 1793 में चार्टर एक्ट आया, और उस चार्टर एक्ट के माध्यम से हमारे पूरे भारत में एक शासन व्यवस्था की स्थापित किया गया था। जो ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस थे वहां 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट, 1813 में सेकंड चार्टर एक्ट, 1833 में थर्ड चार्टर एक्ट, और 1853 में ये फोर्थ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो हर 20 साल के बाद आते थे। उसके बाद 1857 में आपको पता भी होगा, 1857 में रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट होने के बाद कंपनी से राजनीतिक शक्तियां छीन ली जाती हैं और सीधे क्राउन के अंडर ये आ जाता है। और यह क्राउन के अंडर जब आता है, जिसको क्राउन रूल कहते हैं, और इस क्राउन रूल को ही हमें समझना, क्राउन रूल में आए तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंडियन काउंसिल बनाया गया। उसमें एक मेंबर जो SSI होता था और उसमें 15 मेंबर्स होते थे, और उसी से पूरे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलाइज किया जाता। तो उसी के बाद आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आपको पता भी होगा, 1858, 1861, 1892, उसके बाद 1919 जिसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहते हैं, 1919 में आप देखोगे कि ये 1858, 1861, 1892, 1909, ये इसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। पार्लियामेंट 1909 में आया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था। फिर 1919 यानी 1919 में आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट के भारत में पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलाइज किया गया। उसके बाद 1935 में इंडिया गवर्नमेंट एक्ट आया, और फिर भारत का जब संविधान बनने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया और भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। नो डाउट 3rd जून प्लान के अनुसार भारत को 2 पार्टों में डिवाइड भी किया गया। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में हम इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, इंडियन पॉलिटी पढ़ने का जो पहला तरीका होता है, बिगिनिंग से लेकर फाइनल एक क्रमवार, अगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करेंगे, और कंपनी रूल किस तरीके से रेगुलेटिंग रूल में कन्वर्ट हुआ, रेगुलेटिंग किस तरीके से चार्टर एक्ट में हुआ, चार्टर एक्ट किस तरीके से क्राउन रूल में हुआ, क्राउन रूल में कौन कौन से चेंजेज आए तो हमारे भारत के लिए क्या, कितना फायदा था, कितना नुकसान था, इनका सारा इवेल्युएट आपको करना होगा। उसके बाद जब इवेल्युएशन, जो इवोल्यूशन हुआ,
कि भारत को अब इंडिपेंडेंट किया जाएगा, तो इंडिपेंडेंट तो ऐसे नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें। तो बहुत सारे मिशन है, जैसे आप कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस पे क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इवोल्यूशन के सेंस में तो पहले डिमांड किस तरीके से आया, उसका कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्यों, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीजों को भी हम स्टडी करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके की चीजें होंगी, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से काम करेगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमेटीज बनी, उस कमेटी के मेन रोल और फंक्शंस क्या क्या थे, और ये भारतीय संविधान को कब इनेक्ट किया गया था, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब किया गया था, और जब भारत का संविधान बन गया तो नो डाउट भारत के संविधान बनने में बहुत सारे क्रिटिसाइज भी किया गया था, अलग अलग तरीके से, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और ऑब्वियस है कि जहां इतना बृहद संविधान बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल तो रह ही जाएगा, उसी को कुछ स्कॉलर्स ने या कुछ विद्वानों ने अपना बेस बनाकर उसको क्रिटिसाइज किया, और उस क्रिटिसाइज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि इसमें रेफरेंडम यानी जनमत, यानी जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उन्हीं के आधार पर, बहुमत के आधार पर किसी बिल को, किसी नियम को पारित किया जाए, तो थोड़ी बहुत था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसाइज किया जाता। और क्रिटिसाइज जो होता है, आपको पता भी हो कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो सीखने का एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। अगर कोई व्यक्ति आके क्रिटिसाइज, और क्रिटिसिज्म जो होती है बुराइयों की होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपका काम होता है कि उसको अच्छाई में कन्वर्ट करे, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट करता है कि पार्लियामेंट आप जितना भी अमेंडमेंट करना चाहते हो आर्टिकल 368 से जितना भी आपको करना है कर लो, लेकिन ध्यान देना कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। तो कहा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के कंपोनेंट्स कौन का, उसके कौन कौन से ऐसे तत्व है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, और इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आप किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, और उसके सिग्निफिकेंट जजमेंट आए का, जैसे आप देखो तो केशवानंद भारती बनाम केस में आया, तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेज आया था, और इसके लिए बेसिक मेन केसेस कौन कौन से थे। तो जब भी आप संविधान की चर्चा करेंगे यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और ध्यान देना, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है यानी भारतीय संविधान में जो टॉपिक्स है उसको करंट अफेयर से कोरिलेट करके जब तक आप नहीं देखेंगे कि क्या उसमें चेंजेज हुआ है तो उसका बेस क्या है, इसी आधार पर आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझ जाएंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद जो अब कहा जाता है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर है, सिंगल सिटीजन, ये फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल राइट की, स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, फेडरल सिस्टम की बात करते हैं। मैंने सिलेबस जब डिस्कशन कर रहा था तो इस पर चर्चा किया था। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक एक टॉपिक आपको एक एक वीडियोज मिलेंगे और एक एक क्लास भी मिलेंगे आपको, कि ये इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम की बात करें, सेकुलर स्टेट की बात करता है, एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है, और रिटेन एंड लेंदी कहा जाता है कि लेंदी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करता है, और रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस की, 3 टियर गवर्नेंस की, और ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज की बात करता है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, सिटीजन राइट, फंडामेंटल राइट की बात करता है, ड्यूटीज की बात करता है, और डीपीएसपी की बात करता है, अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट के बाद का गवर्नमेंट इन स्टेट की, पंचायती राज की, स्पेशल प्रोविजन एंड अदर्स की बात। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो आप ये देख लें कौन कौन सी होनी चाहिए। पहले उसका इवोल्यूशन, उसका विकास का क्रम कैसे हुआ, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हुआ, उसके फीचर्स कौन से हो, उसमें सिग्निफिकेंट फीचर्स कौन कौन से दिया है, उसके मेजर केसेस कौन कौन से आए, अमेंडमेंट के उस सेक्शंस में हुए हैं कि नहीं, अगर हुए हैं तो उसके कंटेम्पररी कोरिलेशन या कंटेम्पररी इश्यूज से किस तरीके से कोरिलेट किया गया, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे। इसके बाद केसेज ईच पार्ट का, जैसे गोलकनाथ बना
स्टेट ऑफ पंजाब की बात करते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल की बात करते हैं, मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें, मिनर्वा मिल्स की बात करते हैं, स्टेट ऑफ मद्रास और चंपाकम दुर्जयराजन की बात करते हैं, ये श्रेया सिंगल की बात करते हैं, या विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की बात कर ले, सरला मुदगल की बात करते हैं, और राजगोपाल वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस तरीके से बहुत सारे केसेज आपको मिलेंगे, और इसके आधार पर हम तो आप हर, जैसे आप अगर प्रेम्बल्स पढ़ लें तो प्रेम्बल्स में कितने तरह के केस आए हैं, आप अगर डीपीएसपी अगर उसमें कोई केस आया है, तो अगर फंडामेंटल राइट आया है तो उसमें कौन कौन से केसेज आए। इससे क्या होता है कि जब आप केस होता है तो अपडेटेड फॉर्म में होते हैं, और अपडेटेड फॉर्म में होता है तो केस के आधार पर आप बहुत सारे डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे गवर्नेंस को पॉजिटिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपकी राइटिंग स्किल में क्या होगा कि चार चांद लग सकता है, मतलब बहुत अच्छी राइटिंग स्किल अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब मेन अमेंडमेंट कौन से थे? फर्स्ट अमेंडमेंट में आपको पता है कि 9 शेड्यूल के 8 शेड्यूल किस तरीके 8 अमेंडमेंट किया गया है, 24th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट, आपको पता भी होगा कि 73 अमेंडमेंट। अगर हम 42 अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसी के सीक्वेंस में उसको रिपेल मतलब उसके बदले में 44 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट अभी आपने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, 61 अमेंडमेंट क्या होते हैं कि अडल्ट फ्रेंचाइजी की एज जो है मताधिकार की बात करते हैं, उसमें एज जो पहले उसको घटा दिया गया, 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। उसके बाद 73 पंचायती राज नगरीय पंचायत की बात करते हैं, 86 अमेंडमेंट में आरटीई की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, यानी कि आपको पता भी होगा कि जो हमारा एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट का पार्ट बना। उसके बाद 81 अमेंडमेंट 2004 में, 83 अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको 83 और 101 आप देखोगे 2017 में आपको पता भी होगा जीएसटी और इंप्लीमेंट किया गया, तो आप उसके लिए 13 अमेंडमेंट जो हुआ आपको पता भी होगा कि ये अमेंडमेंट मेजर अमेंडमेंट है जिसके हम लोग चर्चा करेंगे आगे। हम लोग अमेंडमेंट के भी जब आर्टिकल 368 पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, अमेंडमेंट कितने तरह के होते हैं, इस अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चेंजेस हुआ है। लेकिन ध्यान देना, भारतीय संविधान में ये कहा भी गया कि जितना भी अमेंडमेंट करना है कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी तरीके के कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब कंटेम्प्रेरी इशू आपको कोरिलेट करना होगा, जैसे अभी आप देखोगे वेरियस ये कंपैरेटिव इश्यूज आ रहे हैं, जैसे रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात, ईडब्ल्यूएस की बात कर, रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन एसटी एससी की बात करते हैं, और ये जो प्रमोशन फॉर द डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, और इंटरनेट और बेसिक राइट्स की बात करते हैं, अभी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, सेडिटेशंस की बात करते हैं, सबरीमाला केसेस जो आया था उसको आप देखेंगे, 9th शेड्यूल पे डिस्कशन अभी हो रहा था, उस पे आप ये करंट इश्यूज का है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ नागरिक की, ये कंटेम्प्रेरी है। तो हमेशा आपको कंटेम्प्रेरी इशू से कोरिलेट करके ही उस आर्टिकल को और उस पार्ट को अगर जोड़कर देखेंगे, तब आपके राइटिंग स्किल के साथ आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जितने भी कंसेप्ट चाहिए बहुत पॉजिटिव वे में आपके साथ होगा। और इसी के साथ अदर्स में भी बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, तो आपके अगर इंडियन पॉलिटी है तो इतने पार्टों में आप डिवाइड करके पढ़ें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, और आप अपना खुद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब होता है स्टडी सोर्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो स्टडी सोर्सेज क्या क्या है, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको लेने के लिए क्लास 6 से 10 तक की सिविक्स का आप पढ़ें, और 11th-12th पॉलिटिकल साइंस के लिए ये आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करेगा, और जिस दिन बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे उस दिन आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप देखोगे कि मार्केट में जो किताबें होती हैं ये बहुत फेमस, ये सुभाष कत्यावर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हो, और ध्यान देना डीडी बसु की भी किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना इन दोनों किताबों की, यह दोनों किताबों एकेडमी पर्पज से लिखी गई थी, एकेडमी पर्पज से लिखी गई थी। स्कूल कॉलेज जो ग्रेजुएशन वाले पीएचडी पीसी मतलब पीजी वाला और पीएचडी वाले दोनों लोग ही पढ़ते हैं। जो अभी जो रिसेंट में एज ए सिविल सर्वेंट के लिए जो किताब बनी है वो सबसे सटीक और सही जो किताब है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की है, ये सबसे अच्छी है। लेकिन आप पढ़ना चाहें तो ये भी बुक अच्छी है, इनके थोड़े से लैंग्वेज
डीडी बसु की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, अदरवाइज बहुत अच्छी किताब ये भी है। आप बेसिक कंसेप्ट के साथ इन किताबों को भी स्टडी कर सकते हैं, बेसिक किताब के साथ आप कर सकते हैं। इसके लिए बेयर एक्ट जो होता है हर साल पब्लिश होता है, तो बेयर एक्ट में आपको ध्यान देना होगा कि बेयर एक्ट में जो अमेंडमेंट करके जो हर साल पब्लिश होता है, तो जितने भी अमेंडमेंट संशोधित होते हैं उसमें चीजें होती हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप पीआईबी और पीआरएस आप देख सकते हैं। पीआईबी और पीआरएस यही दो ऐसे न्यूज आपके पोर्टल हैं या वेबसाइट्स है जिसपे आप पर डे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। और सेकंड एआरसी की जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th और 15th, ये इतने आपके रिपोर्ट पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से संबंधित है। और ध्यान देना, ये रिपोर्ट आप ध्यान देना, आपको केवल यही काम नहीं आएगा, वो आपको जब इथिक्स एंड इंटीग्रिटी आप पढ़ेंगे तो जो भी गवर्नेंस रिलेटेड केस स्टडी या जो भी चीजें होंगी उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं पीआईबी और पीआरएस आप देखें, ठीक है, न्यूज चैनल में आप देखें तो कुछ डिबेट्स होते हैं वो देखें, जैसे राज्यसभा टीवी देखें, लोकसभा टीवी देखें, या कोई ऐसा डिबेट देंगे जो पॉजिटिवली हो रहा हो, और उस पे करंट अफेयर्स को जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं, चाहे जितने भी न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स होते हैं, उसमें उन चीजों को जो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड है आप देख लो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कैसे होंगी, इससे आप देख सकते हो। तो स्टडी सोर्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेन स्टडी, इसे कहा भी जाता है कि बहुत किताबें पढ़ने से बेटर है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ें, यानी बहुत बार पढ़ें। क्लियर है? तो आप इसके आधार पर आप क्या करें कि कुछ ही किताब रखें। लक्ष्मीकांत एक अगर बुक ले चुके हैं तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को जब आप जिस साल एग्जाम देने रहे तो कम से कम एनसीईआरटी को जितनी अधिक से अधिक बार स्टडी करेंगे उतना ही आपका बेसिक कंसेप्ट और राइटिंग स्किल डेवलप होगा। और जितना अगर इन चीजों को तब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तब आपको और मजा आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और राइटिंग स्किल के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। और यही आप एआरसी रिपोर्ट जरूर पढ़ें, क्योंकि वो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट आपको पता भी होगा कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब होता है कि उसी के पार्ट आप बनने जा रहे हो, इसलिए अपने आप को अपडेट रखना है, तो ये रिपोर्ट्स आपको स्टडी करना होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी टू रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कैसे पढ़ना और अपनी स्किल्स को। तो सबसे पहले आप पहले टॉपिक डिफाइन कर ले और एक टारगेट डिफाइन कर ले कि हमें एक दिन में इतने टॉपिक पढ़ना है। और जब उस टॉपिक को पढ़े आप तो ध्यान देना, उसमें आप ध्यान देना कि जब कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को आप ध्यान देना कि प्री बेस पे कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से, मेंस बेस पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी एक लिस्टिंग कर लें। और उस टॉपिक में प्री बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंस बेस पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्री बेस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और मेंस बेस पे ज्यादा से ज्यादा आप राइटिंग करें। अब उसके बाद मेन फोकस आप टॉपिक अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर प्री और मेंस, जो अभी आपको मैं चर्चा कराया कि प्री बेस पे कितने टॉपिक है, मेंस बेस, उस टॉपिकों को आप एक लिस्ट बना लें और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। वन टॉपिक रिलेटेड टू अदर टॉपिक, जब एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो दूसरे टॉपिक में उसके साथ उसका रिलेशंस क्या है, और रिलेशंस आपको दोनों तरफ से देखना। अगर सपोज दैट कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल राइट, और एक तरफ फंडामेंटल राइट जैसे ही पढ़ेंगे डीपीएसपी पढ़ने जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। अब आपको पहला होगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, तो एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से रिलेशंस, ठीक है। तो आपको ध्यान देना टॉपिक को रिलेट, करंट अफेयर जो टॉपिक को रिलेट हो रहा है। अब फंडामेंटल राइट की ही बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 20 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं। तो अभी इस पे चर्चाएं भी चल रही थी, तो वो चर्चा जो करंट अफेयर से जो जो टॉपिक अगर को रिलेट हो रहा है उस पर आप स्पेशल फोकस करें, क्योंकि यूपीएससी यही क्वेश्चन और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप ध्यान देना कि जो भी टॉपिक पढ़े वो करंट अफेयर से कोरिलेट करके पढ़ते रहें, करंट इश्यूज को देखते रहें, आर्टिकल कोरिलेशंस। जैसे
2013 से पहले का पेपर, 2013 से पहले या 2019 से पहले, 2009 से पहले आप पेपर उठा गए तो डायरेक्ट आर्टिकल में कोरिलेशन, तो व्हाट इज रिलेशंस बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 32, आर्टिकल आपसे पूछा है कि 85 और 123, इस तरीके से आर्टिकल के बीच का रिलेशंस हो। अब क्या होता है कि चेंजेज ऑफ वन आर्टिकल इफेक्ट ऑफ अदर आर्टिकल, अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें कुछ सरप्लस किया जाता है या फिर घटाया या बढ़ाया जाता है, तो हमारे दूसरे आर्टिकल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे शेड्यूल में क्या चेंजेज होते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेज आते हैं। प्लीज उन सारी डायमेंशंस को आप स्टडी करें। रिवीजन, ध्यान देना, पढ़ना ही उपलब्धि नहीं है, एक सर्टेन टाइम में रिवीजन करना जरूरी होता है, वो भी एक प्रॉपर टाइम। हर व्यक्ति की रिवीजन करने की क्षमता और याद रखने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए आप ध्यान देना कि हर व्यक्ति को अगर पॉजिटिवली आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, तो एक टाइम फिक्स कर ले कि हम 7 डेज पे, 3 डेज पे, 4 डेज पे एक बार चैप्टर वाइज रिवाइज करते रहेंगे, और जितना अधिक से अधिक रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद प्री बेस टेस्ट और प्री और मेंस बेस दोनों रेगुलर टेस्ट होने चाहिए। आप अपना इवेल्युएशन प्रॉपर करते रहें। अगर कोचिंग क्लास में आप जा रहे हैं तो कोचिंग क्लास में टॉपिक वाइज टेस्ट, मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसके बाद फुल टेस्ट पर जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और जितना बेनिफिशियल होगा उतना ही सिलेक्शन के आपके चांस बढ़ेंगे। तो ध्यान देना कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के जो तरीके हैं, प्लानिंग है और स्ट्रेटजी है, प्लीज आप उसको जब अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और ध्यान देना कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी आर्टिकल पढ़ें, उसका विजुअलाइजेशन करें, उसको इमेजिनेट करें, और इमेजिनेट करके उसे एक दूसरे से इंटरलिंक करें। मैं बता दूं, उसके बाद तो आपको कोई टॉपिक और कोई आर्टिकल भूलेगा भी नहीं। और ध्यान देना, अभी तक की आपकी एकेडमी आपकी राइटिंग स्किल पर कहीं ना कहीं से इफेक्ट करता है, इसलिए अभी तक आपने जो भी एकेडमी यानी ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसका अपने लेखन शैली पर इफेक्ट ना डाले, उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसका राइटिंग स्किल और उसका राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, और सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। आपको पता हो कि मैक्सिमम 250 वर्ड में लिखने होते हैं। 250 वर्ड में अगर लिखना है तो आपको परिमार्जित होकर लिखना होगा, टू द पॉइंट लिखना होगा। और यही नहीं, इंडियन पॉलिटिक, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस के जो आज हम लोगों ने जितने भी चर्चा किए हैं, इसका आपको कहां कहां फायदा मिलेगा अगर इस पेपर को बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो पेपर सेकंड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको पता भी होगा कि एस्से जब लिखते हो तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम से भी एक एस्से होता है जो आप बहुत पॉजिटिवली लिख सकते हो और बहुत अच्छे शब्दों में लिख सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नो डाउट आगे जब ऐसे का क्लास, जब ऐसे का वीडियो जब आपके पास जाएगा तो उसमें सारी डिटेल बताया जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे हम लोग लेखन शैली को डेवलप करते हैं। तो आपको वहां ऐसे वाले पेपर में, फिर उसके बाद आप अगर देखोगे इंडियन इकोनॉमी में कोई भी स्कीम्स या प्लानिंग या कोई भी गवर्नमेंट रेगुलाइज करती है उसमें भी आपको फायदा होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई एक्ट बिल पास हुआ है उससे, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड पास हुआ है उससे, या एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड एक्विजिशन बिल की जो बात करते हैं उसमें जो कुछ चेंजेज हुए हैं उसमें आप देख सकते हो, या इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस आते हैं उसमें क्या चेंजेज है, वहीं से आप इन्हीं चीजों में आप उसको अपडेट कर सकते हो। या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं और कितने तरह की चीजें हैं, उन सारी चीजों को आप स्टडी कर सकते हो। तो पेपर थर्ड में भी इसकी एक मेजर रोल प्ले करेगा। अब बात कर लेते हैं इथिक्स एंड इंटीग्रिटी में, क्योंकि आप इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एक ऐसा पेपर है जहां ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन फिलोसफी के साथ साथ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी एनालिसिस किया जाता है। और जब
एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छे और मल्टी डायमेंशनल स्टडी करेंगे तो उसका भी अध्ययन करने में आपको आसानी होगी। और यही नहीं, आप जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग होगा और अच्छा से अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि इंडियन पॉलिटी केवल सिलेक्शन से पहले ही नहीं पढ़ना है, आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये सारे पार्ट जो है, या सोशल जस्टिस की बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, आफ्टर अभी आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ोगे और आफ्टर सिलेक्शन इसको प्रैक्टिकली पढ़ोगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं और मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से एनालिसिस करें, अपना इवैल्यूएट करें, तभी आप इस वीडियो से फायदा होगा और तभी आप इसको पॉजिटिवली अपनी राइटिंग स्किल और प्री और मेंस बेस पे जितने भी स्किल्स चाहिए, आप पॉलिटी और पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान देना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी होगी और स्मार्ट स्ट्रेटजी वो होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ लेना, लिख लेना और उसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट कर लेना। इसलिए इस वीडियो को आप एक नहीं दो बार देखें और इसके बारीकियों पर ध्यान दें, बारीकियों को अध्ययन करें और अपने में आत्मसात करें, अपने में इंप्लीमेंट करें और डे बाय डे इंप्रूव करेंगे। अभी तो ये पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि सही समय पर आपको सही सूचना मिल जाए और आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जब आप स्टडी या वीडियो आपके पास आए, तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।